सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होकर। आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी जो हम चैप्टर लेके आए दैट इज कंसाइनमेंट और इसकी लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 6 और हम इसके अंदर क्या करेंगे अब तक जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन। ठीक है सर। एक व्यक्ति था कंजाइनर, इसने कंजाइनी को गुड्स क्या करी थी? ट्रांसफर। ठीक है जी। अब जब ये गुड्स ट्रांसफर करता है तो दो तरीके से ट्रांसफर की जा सकती है। या तो कोस्ट पर ट्रांसफर हो जाएगी या किस पे ट्रांसफर होगी? इनवाइस प्राइस पर। अगर कोस्ट पर ट्रांसफर हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमें तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है और हम तो अकाउंटेंट आदमी है, बताओ हमें क्या प्रॉब्लम होनी है। अगर कोस्ट पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और हम बनाएंगे क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन अगर ये इनवाइस प्राइस पे ट्रांसफर हुई है तो क्या करेंगे? पहले कॉस्ट को लिख देते हैं। 100 रुपीज की चीज 100 रुपीज में ट्रांसफर की तो यहाँ पे 100 रुपीज लिख देंगे। लेकिन अगर 100 रुपीज की चीज 125 में ट्रांसफर की गई तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 125 और इसके 25 रुपीज हटाने के लिए हम इसका लिख देंगे बाय गुड्स सोल्ड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और ऐसा हमने बहुत बार करा है। और फिर बात करते हैं कंजाइनर की। कंजाइनर क्या करेगा? कुछ एक्सपेंडिचर पे करेगा। कोई भी नाम हो, हमें कोई इशू है ही नहीं। एक्सपेंडिचर नंबर 1, एक्सपेंडिचर नंबर 2, एक्सपेंडिचर नंबर 3, एक्सपेंडिचर नंबर 4, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं जो कंजाइनर ने पे कर रखे हैं वो सारे के सारे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। किसके नाम से? टू बैंक के नाम से। एक्सपेंडिचर नंबर 1, एक्सपेंडिचर नंबर 2, एक्सपेंडिचर नंबर 3, एक्सपेंडिचर नंबर 4। उसके बाद जितने भी एक्सपेंडिचर कंजाइनी ने किए होंगे, कंजाइनी 5, एक्सपेंडिचर नंबर 5, एक्सपेंडिचर नंबर 6, एक्सपेंडिचर नंबर 7, ये जितने भी एक्सपेंडिचर कंजाइनी ने किए हैं यहाँ पर कंजाइनी के नाम से चले जाएंगे। टू कंजाइनी एक्सपेंडिचर नंबर 5, एक्सपेंडिचर नंबर 6, एक्सपेंडिचर नंबर 7। ध्यान दें, कंजाइनमेंट अकाउंट में सारे खर्चे जाएंगे। ठीक है सर। फिर कंजाइनी गुड्स को क्या करेगा? सेल कर देगा। ठीक है जी। सेल करने के बाद इसके पास क्या बच जाएगा? स्टॉक। ये जो सेल है ये सेल कंजाइनी के नाम से यहां लिख दी जाएगी बाय कंजाइनी। उसके अलावा बच गया क्या जी? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की क्या निकालेंगे? वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के सबसे पहले तो बात करते हैं रूल, फिर बात करेंगे टाइप। सर रूल हमें मालूम है, कंजाइनर के कौन से खर्चे लेने हैं? सारे। कंजाइनी के कौन से खर्चे लेने हैं? गोदाम में पहुंचने से पहले के। ठीक है जी। और इन दोनों को ऐड नहीं करना। हाँ सर ठीक बात है। कंजाइनर के सारे खर्चे मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट डिवाइडेड बाय वो यूनिट्स जो शुरू में चली थी। कंजाइनी के गोदाम में पहुंचने से पहले के खर्चे मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट डिवाइडेड बाय वो यूनिट जो कंजाइनी ने रिसीव किए हैं। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, हमें बात समझ में आ गई। ये तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने का था रूल। अब अगर ये क्लोजिंग स्टॉक कोस्ट पे ट्रांसफर कर रखा था तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज लिख दी जाएगी बाय क्लोजिंग स्टॉक। और अगर ये इनवाइस पे ट्रांसफर कर रखी होगी तो पहले तो निकालेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके अंदर क्योंकि लोड शामिल, इस लोड को हटाएंगे तो इस लोड को हटाएंगे तो यहां क्या लिख देंगे? टू स्टॉक रिजर्व। ठीक बात है सर। इस सेल पे कंजाइनी को कमीशन चाहिए, मैंने कहा यहां लिख दो टू कंजाइनी कमीशन। और कमीशन की अगर हम बात करें तो कितने कमीशन है? 3 कमीशन है। हाँ सर हमें याद है 3 कमीशन है। बताइए जी कौन कौन से कमीशन है? ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन और ओवर राइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन जो नॉर्मल सेल पे मिलता है, ये सेल इनवाइस प्राइस भी हो सकती है या एक्चुअल सेल प्राइस भी हो सकती है। डेल क्रेडिट कमीशन किस लिए दिया जाता है? बैड डेट्स के लिए। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे रखा है, डेल क्रेडिट कमीशन दे रखा है तो बैड डेट्स के लिए कौन जिम्मेवार है? कंजाइनी। और डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रखा तो बैड डेट्स के लिए कौन जिम्मेवार है? कंजाइनर। ओवरराइडिंग कमीशन, अगर सामने वाली पार्टी इनवाइस प्राइस से भी ज्यादा में माल बेच देती है तो ओवरराइडिंग कमीशन अलग से मिलेगा। और इसको मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था। फॉर एग्जांपल इनवाइस प्राइस है 125 और एक्चुअल सेल प्राइस है 130, तो आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं 130, तो आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि ओवरराइडिंग कमीशन इस 130 पे दिया जा रहा है या इस सरप्लस, इस 5 रुपीज के सरप्लस पे दिया जा रहा है। और ऑर्डिनरी कमीशन आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, इनवाइस प्राइस 125 पे दिया जा रहा है या एक्चुअल सेल प्राइस जो 130 है उस पर दिया जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में गए ऑर्डिनरी कमीशन एक्चुअल सेल प्राइस में मिलेगा और ओवर राइडिंग कमीशन सरप्लस में मिलेगा। यानी कि एक्चुअल सेल प्राइस 130 पे मैंने ऑर्डिनरी कमीशन दे दिया और सरप्लस कितना था? 5 रुपए ओवर राइडिंग कमीशन दे दिया। तो बच्चा कहता है सर इस 5 रुपए की सेल को दोनों में लिख रखा है और इस 5 रुपए पे 2 बार कमीशन मिल गया। अरे भैया आप अकाउंटेंट आदमी एंट्री करो ना, अगले ने 2 कमीशन कमाए, क्या प्रॉब्लम है? उसको जो कमीशन दे रहा है दे दो।
ठीक है सर। अब ये वीडियो जो मैंने बनाई है उसके लिए दो बातें आपको समझनी है। पहली बात क्या, क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाया जाता है सर? क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो ये तो कॉस्ट निकाली हमने, ये भी ब्लैक पेन से जो निकाली थी ये भी कॉस्ट थी, ये भी क्या थी? कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में कह दे कि मार्केट प्राइस 10% रिड्यूस हो गया, तो पहले तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लो जो नॉर्मल निकालते हो, कंसाइनर के सारे खर्चे, कंसाइनर के गोदाम में पहुंचने के बाद वाले खर्चे, पहले वाले खर्चे, और उससे मैंने कॉस्ट निकाल ली। फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट आ गई, फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट आ गई 50,000। मार्केट वैल्यू कितनी आएगी? 45,000। सर ये 45,000 कहां से आया? क्वेश्चन में दे रखा है कि मार्केट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की 10% रिड्यूस होगी। कोई बात नहीं, तो 50,000 का 10% 5,000 मैंने रिड्यूस करके 45,000 दिखा दिया। तो अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितने में दिखाया जाएगा? 45,000 रुपीज में। इतना करने के बाद एक चीज और करनी है आपने। मान लीजिए आपका नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपए का स्टॉक रिजर्व आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, स्टॉक रिजर्व जो इसका लोड था वो मैंने हटा रखा है 2,000 रुपए। मान लो ये 2,000 रुपए आ रहा है और क्वेश्चन में कहता है स्टॉक की मार्केट वैल्यू 10% रिड्यूस हुई है, तो आपको स्टॉक रिजर्व को भी 10% 200 रुपए से रिड्यूस करके कितने रुपए दिखाना पड़ेगा? 1,800 रुपए। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है अनसोल्ड क्वेश्चन में, या मैं टेस्ट में आपको दे दूं इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है सर। अब कमीशन की बात आपने करा दी, अब लॉस की बात और कर लो और बात खत्म। मैंने कहा और क्या, लॉस की बात और कर लेते हैं। लॉस बताएं जी कितने तरह के होते हैं सर? 2 तरह के होते हैं लॉस। बताओ कौन कौन से? नॉर्मल और एबनॉर्मल। हमें नॉर्मल लॉस की वैल्यू नहीं निकालनी होती, लेकिन हमें एबनॉर्मल लॉस की क्या निकालनी होती है? वैल्यू। अब एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के बाद दो बातें, या तो इसका इंश्योरेंस हो रखा है, इसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा। अगर इसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा तो जो मेरे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू वो सारा का सारा मेरा क्या है? लॉस। हम एग्जांपल ले लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस फॉर एग्जांपल 10,000 है तो 10,000 का लॉस हो गया। अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो दो बातें, या तो इंश्योरेंस कंपनी कम पैसा देगी या इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पैसा देगी। अगर कम पैसा दे रही है तो 1,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस, और ज्यादा पैसा दे रही है तो 2,000 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। अब समस्या क्या है, ये वाला जो लॉस है और ये वाला जो प्रॉफिट है 1,000 और 2,000 रुपए का, ये एबनॉर्मल लॉस है। हाँ सर, तो ये कंसाइनमेंट की वजह से होने वाला लॉस नहीं है। तो अगर मान लीजिए 9, मुझे एक बात बताइए, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी है जी? 10,000। तो मेरे को 10,000 क्रेडिट करने हैं। 9,000 मिले तो 9,000 और 1,000 करके क्रेडिट कर देना, और अगर 12 मिल जाए तो 12,000 क्रेडिट करके 2,000 पे क्या कर देना? डेबिट। इस 2,000 के आगे क्या लिख दोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ये प्रॉफिट है, और इसे के आगे क्या लिख दोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। और इसके आगे क्या लिख दोगे? बाय इंश्योरेंस कंपनी। और इसके आगे भी क्या लिख दोगे? बाय इंश्योरेंस कंपनी। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। उसकी कॉस्ट कितनी थी जी? 10। 9 मिले तो 9 और 10, 12 मिले तो 12 लिखोगे तो 10 से ज्यादा लिख दिए, हाँ जी, 2 ज्यादा लिख दिए, हाँ जी, मैंने कहा वापस डेबिट कर दो। ये बात होगी किसकी? एबनॉर्मल लॉस की। फिर एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते वक्त कौन कौन से खर्चे लेंगे हमें देखना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस हुआ कहां है? कंजाइनर ने कंजाइनी के पास माल भेजा, रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो गया तो भैया कंजाइनर के सारे खर्चे लेंगे, बात खत्म। कंजाइनी का एक भी खर्चा नहीं लेना। और कंजाइनी के गोदाम में पहुंचने के बाद हुआ है तो जहां पर लॉस हुआ है, जिस सिचुएशन में लॉस हुआ है, वहां तक के सारे खर्चे आपको लेने हैं। ठीक है जी। अब एक इंटरेस्टिंग बात और सुनिए, कई बार क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकलवाते वक्त आपके इंस्टीट्यूट आपकी मजे लेगा। कैसे सर? इंस्टीट्यूट कैसे मजे लेगा? मैंने आपको बड़ी दिमाग लगा के बताया कि कंजाइनर के सारे खर्चे लेने हैं, कंजाइनी के गोदाम में पहुंचने से पहले वाले खर्चे लेने हैं। अगर वो इन एक्सपेंडिचर के नाम दे देता है तो आप दिमाग लगा लेते हो, हाँ सर ये फ्रेट है गोदाम से पहले, के बाद में गोदाम का इंश्योरेंस है, रास्ते का इंश्योरेंस है, तो मैं दिमाग लगा लेता हूँ गोदाम से पहले या गोदाम के बाद है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे बोलता है कंजाइनी के सेलिंग एक्सपेंडिचर एंड कंजाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर। अब खुद सोचो ना जी, सेलिंग एक्सपेंडिचर तो गोदाम में पहुंचने से बाद होंगे, हाँ सर, और नॉन सेलिंग कौन से होंगे? गोदाम में पहुंचने से पहले। तो ये दो वर्ड आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं, सेलिंग एंड नॉन सेलिंग। मतलब वो आपको कंजाइनी के एक्सपेंडिचर्स के नाम नहीं बताएगा, कहेगा कंजाइनी के सेलिंग खर्चे ये हैं, नॉन सेलिंग ये हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक गोदाम से पहले वाले लेने हैं। गोदाम से पहले वाले कौन से होते हैं जी? नॉन सेलिंग। फिर बोलेगा आपको रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग और कौन से जी? नॉन रेकरिंग। रेकरिंग कौन से होते हैं? जो नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टेंसेस में होते रहते हैं मतलब गोदाम में पहुंचने के बाद। और नॉन रेकरिंग जो एक ही बार रेकर होते हैं, बार बार रेकर नहीं होते, मतलब गोदाम में पहुंचने से पहले। अब एक बात बताओ, गोदाम का रेंट आप साल में कितनी बार दोगे? सर 12 बार देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन गोदाम में जो चीज आपके पास आ रही है, उसमें जो ट्रक में जो माल है आपके पास, ट्रक का भाड़ा आप कितनी बार दोगे? सिर्फ एक बार। हाँ सर, तो ट्रक का भाड़ा क्या हो गया? नॉन रेकरिंग, और गोदाम में पहुंचने से पहले। बट आई एम ट्राइंग टू से दैट अगर क्वेश्चन में कहता है सेलिंग नॉन सेलिंग, तो नॉन सेलिंग गोदाम से पहुंचने के पहले के हैं।
अगर क्वेश्चन में कहते हैं रनिंग सॉरी रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग, तो नॉन रेकरिंग गोदाम में पहुंचने से पहले के हैं। अच्छा सर ठीक, ये दो वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में दिए मिलेंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट बच गया, वो जरा ध्यान से देखें। मैंने लास्ट पॉइंट 2 टाइम पहले कराया था और इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने वैसा क्वेश्चन नहीं दिया। कैसा क्वेश्चन सर बताओ? कंजाइनर ने कंजाइनी को गुड्स ट्रांसफर करी 1000, पहुंची कितनी 900, रास्ते से कितनी गायब होगी जी 100। ठीक है सर, रास्ते से 100 गायब होगी, कोई बड़ी बात नहीं। अब बताता हूं क्या बड़ी बात है। फर्स्ट केस 100 की 100 गुड्स का एबनॉर्मल लॉस है। सेकंड केस 100 की 100 गुड्स का नॉर्मल लॉस है। थर्ड केस ध्यान से 60 गुड्स का एबनॉर्मल लॉस है और 40 गुड्स का नॉर्मल लॉस है। अब ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। हाँ सर सही बात है। हालांकि जब आप बीकॉम करेंगे तो इसमें भी दो बातें बताएगा आपको। एबनॉर्मल लॉस पहले हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है, नॉर्मल लॉस पहले हुआ तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है। मैं इसमें से कोई चर्चा आपको नहीं करा रहा कि पहले कौन सा बाद में कौन सा। बीकॉम में कभी आपके पॉइंट याद है तो बीकॉम के हिसाब से कर लेना। फिलहाल हमारे फाउंडेशन में इस तरह का कोई क्वेश्चन बुक में दे नहीं रखा, फिर भी मैं आपको करा रहा हूं। खाली नॉर्मल लॉस हो तो क्या करेंगे, खाली एबनॉर्मल लॉस हो तो क्या करेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों हो तो क्या करेंगे। ठीक है जी, केस नंबर 1 कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल। ठीक है जी, अब एक काम और कर लेते हैं, इस 900 में से 850 यूनिट बेच देते हैं और 50 यूनिट का रख लेते हैं स्टॉक में। ये सब यूनिट्स हैं जी, 1000 यूनिट्स, 900 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, और ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। रुपीज में थोड़ी आपको बोल जाऊंगा, मैं तो कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं कैसे करना है। बताएं जी, इस 50 के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हुए कंजाइनर के कौन से खर्चे लोगे, सारे। कंजाइनर के सारे खर्चे ले लिए, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा 50, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाय कंजाइनर ने कितनी यूनिट चलाई थी 1000। क्यों 1000 लिया मैंने, क्योंकि 100 की 100 यूनिट कौन सी है, एबनॉर्मल। प्लस क्या करूंगा, कंजाइनी के कौन से खर्चे ले लूंगा गोदाम में पहुंचने से पहले, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा 50, डिवाइडेड बाय कंजाइनी के पास कितनी यूनिट रिसीव हुई है 900, डिवाइडेड बाय 900। इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, केस नंबर 1। केस नंबर 2, कंजाइनर के बताओ कौन से खर्चे लोगे, सारे, मल्टीप्लाई बाय 50 यूनिट्स। कंजाइनी के कौन से खर्चे लोगे गोदाम में पहुंचने से पहले के, मल्टीप्लाई बाय 50 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय। अब ध्यान से देखें, सेकंड केस में 100 की 100 यूनिट कौन सी है जी, नॉर्मल लॉस। हाँ सर नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के लिए कौन जिम्मेदार होता है सर, नॉर्मल लॉस के लिए कस्टमर जिम्मेदार होता है। आपने बड़ी डिटेल में बताया था, कस्टमर जिम्मेदार जब होगा जब मैं कॉस्ट इंक्रीज कर दूंगा। इट मींस आप इसको डिवाइड करेंगे 900 से और इसको भी डिवाइड करेंगे 900 से। अच्छा, ये 1000 है, ये 900 है, ये 900 है, ये भी 900 है। ठीक है सर। सर थर्ड केस और करा दो, मजा आ जाएगा। मैंने कहा लो, कंजाइनर के कौन से खर्चे लोगे, सारे, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 50 यूनिट्स, प्लस कंजाइनी के कौन से खर्चे लोगे गोदाम में पहुंचने से पहले, मल्टीप्लाई बाय 50 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय। अब इस थर्ड केस में 40 यूनिट्स का कौन सा लॉस है जी, नॉर्मल लॉस। हाँ सर, 40 यूनिट्स का कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कस्टमर। कस्टमर कैसे जिम्मेदार होगा, कॉस्ट को इंक्रीज करके। कॉस्ट को कैसे इंक्रीज करेंगे सर, 1000 यूनिट थी, मैंने कहा 40 का नॉर्मल लॉस है, हाँ, बाकी कितनी बची 960। कंजाइनर के सारे खर्चों को डिवाइड करेंगे 960 से, और कंजाइनी ने रिसीव कितनी करी है यूनिट्स 900, तो कंजाइनी के गोदाम में पहुंचने से पहले वाले खर्चों को डिवाइड करेंगे 900 यूनिट से। ओहो, अब बात आई सर समझ में। ये लें जी, एक बात देखें, अगर 100 की 100 यूनिट कौन सी है, एबनॉर्मल, तो कंजाइनर को डिवाइड करेंगे 1000 यूनिट से, और कंजाइनी के खर्चों को डिवाइड करेंगे 900 यूनिट से। 100 की 100 यूनिट है नॉर्मल, तो कंजाइनर वालों को भी 900 से डिवाइड करेंगे, कंजाइनी वालों को भी 900 से डिवाइड करेंगे। 40 का नॉर्मल लॉस है, तो 1000 माइनस 40 क्या बचा 960। कंजाइनर के खर्चों को 960 से डिवाइड करेंगे और कंजाइनी के खर्चे को 900 से डिवाइड करेंगे। सर हम रट्टा मार लेते हैं। मैंने कहा बताओ नलायक को, कौन सा रट्टा मारोगे सर, कंजाइनी के खर्चों को तो उतने से डिवाइड करना है जितनी यूनिट कंजाइनी ने रिसीव करी है। मैंने कहा अच्छा ठीक, तुम अगर ऐसी बात रटना चाहते हो तो रटो, मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलूंगा। हम टेक्निकली बात करते हैं, कंजाइनी ने जो खर्चे करे हैं वो 900 यूनिट पे करें, बात करते हैं इसलिए वो 900 से डिवाइड कर रहा है। उससे पहले नॉर्मल लॉस हो चुका, क्या नॉर्मल लॉस हो चुका, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। सर आप अपने मुंह से क्यों नहीं कह रहे कि 900 से डिवाइड करो, मैं बोलूंगा ही नहीं अपने मुंह से।
क्योंकि अगर आप बीकॉम या एमकॉम में चले जाते हैं और वहां पर आपको कंसाइनमेंट पढ़ने को मिलता है तो आपको ऐसा बोलेगा कंजाइनी के गोदाम में पहुंचने के बाद एबनॉर्मल लॉस हुआ है और पहले नॉर्मल लॉस हुआ है। मैं एक चीज बता ही देता हूं आपको ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये कंजाइनर है, ये कंजाइनी है, यहां रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो गया, यहां पहुंचने के बाद नॉर्मल लॉस हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? ये कंजाइनर है, ये कंजाइनी है, पहले नॉर्मल लॉस हो गया, यहां पर एबनॉर्मल लॉस हो गया। अच्छा, ये कंजाइनर है, ये कंजाइनी है, रास्ते में दोनों लॉस हो गए, एबनॉर्मल लॉस भी हो गया और नॉर्मल लॉस भी हो गया। और इसके सीक्वेंस दो हो सकते हैं कि पहले नॉर्मल हुआ बाद में एबनॉर्मल हुआ, पहले नॉर्मल हुआ बाद में एबनॉर्मल हुआ। इन सब की चर्चा बीकॉम में कभी आप आएंगे तो होगी, फिलहाल सीए फाउंडेशन में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है सर, फिर भी मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। इसके बाद अगर बचता है तो छोटा सा पॉइंट बचता है, वो क्या है सर? हमने अब तक कंजाइनी की बुक्स नहीं करी। अरे कंजाइनी, कंजाइनी, कंजाइनी काम किस लिए कर रहा है सर? कंजाइनी काम कर रहा है कमीशन के लिए। और इस भाई कंजाइनी को हम कितने कमीशन देंगे सर? हम इसको 3 कमीशन देते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन प्लस ओवरराइडिंग कमीशन प्लस डेल क्रेडिट कमीशन। अगर आपसे कोई पूछे कंजाइनी की इनकम बताओ तो इन तीनों कमीशंस को प्लस कर देंगे तो कंजाइनी की इनकम आ जाएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है सर। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया है तो बेड डेट्स के लिए कौन जिम्मेदार होता है? बेड डेट्स के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कंजाइनी। तो कंजाइनी की इनकम कैसे निकलेगी जरा ध्यान से देखें। ऑर्डिनरी कमीशन, ये काटा काटा मतलब फिगर, ओवरराइडिंग कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, इन तीनों का कर दें टोटल और इसमें से माइनस कर दें बेड डेट्स। मुझे उम्मीद है ये बात आपको याद होगी कि डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया है, डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया तो बेड डेट्स के लिए कौन जिम्मेदार है? कंजाइनी। दिस इज द नेट इनकम ऑफ कंजाइनी। सर अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया गया तो बेड डेट्स की जिम्मेवारी कंजाइनी की नहीं होगी? मैंने कहा नहीं होगी। तो ओवरराइडिंग कमीशन और ऑर्डिनरी कमीशन का जो टोटल है वही टोटल इनकम हो जाएगा किसका? किसकी इनकम हो जाएगी? कंजाइनी की क्या हो जाएगी? इनकम। मुझे उम्मीद है सारी बात आपको समझ आ गई होगी और इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं, जो सारी बातें थी जो पेंडिंग रह गई थी वो मैंने सारी करा दी। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।